प्रिय मित्रों, आज हम नेपाल की मौजूदा स्थिति को विस्तार से समझेंगे। हाल ही में वहां हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। आइए पूरे घटनाक्रम और उसके असर को क्रमबद्ध तरीके से देखें। शुरुआत, सोशल मीडिया बैन से भड़का गुस्सा। सितंबर 2025 में नेपाल सरकार ने करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया। सरकार का कहना था कि यह कदम फेक न्यूज, नफरत फैलाने वाले कंटेंट और झूठी पहचान को रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन आम जनता, खासकर युवा पीढ़ी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला और सेंसरशिप माना। युवाओं का गुस्सा, भ्रष्टाचार और नेपो किड्स के खिलाफ। नेपाल में पहले से ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और नेताओं पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं। युवाओं ने सोशल मीडिया पर नेपो किड्स शब्द चलाया और नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी को उजागर किया। सोशल मीडिया बैन ने इस गुस्से को और बढ़ा दिया और देखते ही देखते आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। विरोध प्रदर्शन से हिंसा तक। 8 और 9 सितंबर को राजधानी काठमांडू और दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछार और यहां तक कि गोलियां भी चलाईं। इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तर, मीडिया हाउस और नेताओं के घरों को निशाना बनाया। हालात काबू से बाहर हो गए तो सरकार को सेना बुलानी पड़ी और कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रधानमंत्री का इस्तीफा। 9 सितंबर को हालात बिगड़ते देख प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाने, घायलों का मुफ्त इलाज कराने और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया। साथ ही एक जांच समिति भी बनाई गई। लेकिन युवाओं का कहना है कि यह काफी नहीं है। उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री बदलना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार चाहिए। असर, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर झटका। नेपाल की राजधानी का हवाई अड्डा बंद करना पड़ा और कई फ्लाइट्स भारत की ओर मोड़ दी गईं। नेपाल भारत सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, जिससे व्यापार और यात्राएं प्रभावित हुईं। पर्यटन पर भी गहरा असर पड़ा है और स्थानीय कारोबार में संकट पैदा हो गया है। अब की स्थिति और भविष्य की राजनीति। नेपाल में अभी भी प्रदर्शन जारी है। युवाओं की मांगें साफ हैं। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हो, नेताओं की जवाबदेही तय हो, शिक्षा और रोजगार की बेहतर व्यवस्था हो और सिस्टम पारदर्शी बने। राजनीतिक दृष्टि से यह आंदोलन ऐतिहासिक है। युवाओं ने पहली बार पारंपरिक पार्टियों को चुनौती दी है और यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में नई युवा नेतृत्व वाली राजनीति जन्म ले सकती है। लेकिन खतरा यह भी है कि अगर अस्थिरता बढ़ी तो सेना की भूमिका और मजबूत हो सकती है, जो लोकतंत्र के लिए जोखिम भरा होगा। भारत नेपाल संबंधों पर असर। नेपाल की अस्थिरता का सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। पहला, सीमा पर सुरक्षा और व्यापार प्रभावित हुआ है। दूसरा, धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राएं जैसे पशुपतिनाथ, जनकपुर और मुक्तिनाथ की यात्रा पर रोक टोक बढ़ सकती है। तीसरा, अगर नेपाल अस्थिर रहा तो चीन इस मौके का फायदा उठा सकता है। इसलिए भारत चाहेगा कि नेपाल स्थिर रहे और युवाओं की आवाज सुनी जाए। निष्कर्ष दोस्तों, ये साफ है कि नेपाल की मौजूदा स्थिति केवल सोशल मीडिया बैन से नहीं बिगड़ी। असल वजहें हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नेताओं का परिवारवाद और लगातार राजनीतिक अस्थिरता। सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी जिसने आग को भड़का दिया। अब युवा सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहते, वे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और सुधार चाहते हैं। अगर नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया तो नेपाल एक नई राजनीतिक संस्कृति की ओर बढ़ सकता है। अन्यथा अस्थिरता और गहरी हो जाएगी और इसका असर भारत समेत पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा।